हर बार की तरह हम आज फिर उपस्थित हुए हैं आपको यह आज जानकारी विशेष तौर से देते कि अब लाइव कैंपस का प्रोग्राम सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 4 बजे फेसबुक पर लाइव उपलब्ध रहेगा, जहां हम बात करते रहेंगे लाइफ स्टाइल से। लाइफ स्टाइल में केवल बीमारी ही नहीं आती है, आपके विकार भी आते हैं, क्योंकि विचार विकार उत्पन्न करते हैं और विचार ही आपको एक स्वस्थ मन देता है। मन स्वस्थ होगा तो तन भी स्वस्थ होगा और आपका कार्य क्षेत्र सौम्यता के साथ चलता रहेगा। दोस्तों, जब बात आती है सुंदरता की, तन और मन की बात की, जहां तन की बात आएगी वहां सुंदरता की बात आ ही जाती है। और सुंदरता दो जगहों पे देखी जाती है, एक तन की और दूसरी मन की। मन की सुंदरता देखने में वक्त लगता है, लेकिन तन तत्काल आकर्षित करता है। पहले कुछ समय था कि हमारे पास में तन की सुंदरता देखने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए उतने उपाय नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न साइंस ने, विज्ञान ने तरक्की की, वैसे वैसे तन की सुंदरता को भी बढ़ाने के नए नए विधाएं और नए नए उपकरण आविष्कार के तहत पे आ चुके हैं। अब शरीर में कहीं भी कोई दाग धब्बे हो, फोड़ा फुंसी हो, इन सब का निजात हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी आप मानते हैं कि यदि आप शारीरिक मानसिक रूप से थोड़े भी चिंतित या तनाव रहते हैं तो उसका असर सबसे पहले आपके शरीर यानी कि आपके चमड़ी पे, स्किन पे दिखना शुरुआत हो जाता है। इसीलिए मैं तन और मन दोनों को सुंदर बनाने के लिए, दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए आज लाइव कैंपस में बुला रखा है छत्तीसगढ़ रायपुर के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजित कुमार जी, और मेरे साथ मन की सुंदरता पे लगातार काम कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, दृष्टि के साथ दृष्टिकोण बदलने के कार्य में जुटे डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, जो कि होलिस्टिक हेल्थ के थ्रू लोगों की दृष्टिकोण बदलने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों की दृष्टि में अगर धुंधलापन आ रहा है तो श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल के आप निदेशक हैं, वहां पे विगत 11 वर्षों से आप लोगों की दृष्टि के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चले अपने तन की ओर और बात करें। डॉक्टर साहब, तन की जो बीमारियां हैं, आज जो युवा हुआ है काफी अपने तन को लेकर के सीरियस है, क्यूरियस है, वो सुंदर दिखना चाहता है। शायद इसीलिए मार्केट में बहुत सारी बाजार जो है चर्म रोग से भरा पड़ा हुआ है। सुंदरता की क्रीम ढेरों है, पाउडर बहुत सारे हैं, लगाए जाते हैं, फेस लगाए जाते हैं, फेस मास्क आ गया। पहले तो केवल लड़कियां यह काम करती थी, पहले तो शायद शादी ब्याह के समय हुआ करता था कि बहुत सारी क्रीम लगा दी जाती थी, लेकिन अब तो ब्यूटी पार्लर भी बहुत सारे खुले, अब मेंस ब्यूटी पार्लर भी आ गए हैं, फेशियल में है। तो सुंदरता के साथ बात करो, सबसे पहला विषय तो यही होगा कि जितने चीजें मार्केट में आ गई हैं, चाहे वो फेशियल क्रीम की बात करें, फेस पाउडर की बात करूं, इनका हमारे स्किन पे क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है और क्या बुरा पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं सारे श्रोतागणों को नमस्कार कहता हूँ। और मैं पांडे सर का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और जो सर ने अभी बताया कि तन की सुंदरता एवं मन की सुंदरता, मैं केवल अभी तन की सुंदरता के बारे में बात करूंगा, मन की सुंदरता के लिए गुप्ता सर बाकी बताएंगे। जो सर ने, पांडे सर ने जो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि आजकल हम तन की सुंदरता के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कृत्रिम चीजें लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो अप्रोच रखनी चाहिए या जो हमारा अपने तन को सुंदर रखने के लिए अप्रोच रहना चाहिए, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि हमारे खान पान, हमारे पहनावे और जो हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। आज से 20 साल 50 साल पहले मतलब इतने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं थे, तब भी ऐसा तो था नहीं कि हम लोग सुंदर नहीं दिखते थे, उस समय भी लोग सुंदर ही रहते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है, वो चेंज हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम केवल सौंदर्य की बात करें तो आजकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बूम पे है। हर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो, चाहे ओवर द काउंटर्स प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी भी फील्ड हो, सब कोई ना कोई फेस पाउडर, कोई ना कोई आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है कि सर डे क्रीम, नाइट क्रीम, सीरम। सर बता दीजिए, हमें कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम
मतलब ऐसा हो जाए कि हमारी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जिसमें कि हम आम लोग फंसते जा रहे हैं, और इसका हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, आज से 10 साल पहले भी ऐसा तो है नहीं कि लोग कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, लेकिन आजकल कई बार लोग ऐसे कुंठा में आ जाते कि यार हम ये सीरम तो लगा नहीं रहे हैं, हमारा हम अच्छे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे जी। तो मेरे ख्याल से इन विषयों पे आदमियों, मतलब लोगों को, आम जनता को, जैसे क्या है कि हम लोग जो टीवी पे दिखाए जाते हैं या जो भी हम देख रहे हैं उसका हमारे मन पे सीधा असर पड़ता है। जी। तो जैसे आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको ये बताना चाहूंगा कि हमें बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल अप्रोच रखना है, जिससे कि हम अपने तन को बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर रख सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे जो बात एक और आपके थ्रू समझ में आ रही है कि क्रीम बहुत सारे हैं, बाजारवाद बहुत सारा बढ़ चुका है। डे क्रीम के नाम से भी है, रात को अलग क्रीम लगाई जा रही है, डे को अलग क्रीम लगाई जा रही है, कोल्ड क्रीम आ रही है, गर्मी की अलग क्रीम हो गई, बरसात के लिए अलग क्रीम हो गई है। तो सब हम लोगों को अपना समय याद है, हमारे लिए एक ही क्रीम मिलती थी और आदमी एक क्रीम लगा के दिन भर गुजारा कर लेता था, वो भी कभी कभार लगाता था। मैं इसमें अगर ये क्रीम क्या जिस तरह से दावा किया जाता है, क्योंकि मैं उस जगह पे कोट नहीं करूंगा इस विज्ञापन का क्योंकि प्लेटफॉर्म वो नहीं है। एक बहुत अच्छी क्रीम था, गोरा बनाने क्रीम था डॉक्टर साहब, मैं और वहां गया उस पर्टिकुलर फैक्ट्री को विजिट करने। ये बात करीबन आज 20 साल पुरानी है और मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां के रिसेप्शन तक में कोई मुझे गोरा नहीं मिला, जबकि क्रीम दावा करती थी कि इसको लगाने से आप गोरे हो जाते हैं। तो भ्रमित करने का तो पूरा ये चल रहा है। अगर बिना बॉडी का टोन जाने, बिना बॉडी के बारे में जाने अगर युवा वर्ग क्रीम का उपयोग करता है, टीनेजर क्रीम के उपयोग कर रहे हैं, सीरम का उपयोग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम होती है। देखिए बहुत सारे इसमें मेडिकल टर्म्स हैं जिसमें कि जैसे हम कोई भी हमें अगर मकान बनाना है तो हम एक आर्किटेक्ट को कंसल्ट करते हैं, खुद से तो जाके किसी दुकान से सीमेंट चूना लाके या सीमेंट ईट लाके या सरिया लाके तो हम नहीं बनाते। तो हम अपने शरीर के साथ वो एक्सपेरिमेंट क्यों करें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर हमें कुछ भी समस्या है, जैसे कि अगर काले दाग हैं, धब्बे हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से, एक मेडिकल एक्सपर्ट से मिलिए, वो आपको सही सुझाव देगा। रही बात जो क्रीम्स की, देखिए क्रीम्स में भी बहुत सारे मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर हो रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं मेडिकल सिग्निफिकेंस है। मतलब ये कि हमें किस कंडीशन में लगाना है। पेशेंट टू पेशेंट स्किन टाइप अलग होती है, डिजीज टाइप अलग होती है, तो वो कहीं ना कहीं उनका पर्टिकुलर किसी कंडीशन में ही हमें देना है, जो कि एक्सपर्ट हमें बताएगा। जैसे कि कोल्ड क्रीम्स हो गई, तो जैसे ठंड में किसी की स्किन हो सकता है बहुत ही शुष्क हो, मतलब बहुत ही ड्राई हो, तो उस कंडीशन में हमें कोल्ड क्रीम या उस हिसाब से देनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि अगर हमने सेम क्रीम एक ऐसे पेशेंट को दे दी जिसकी स्किन ऑयली है, तो उसमें मुहासे, पिंपल्स, इनकी समस्या ज्यादा होगी। तो अगर हम खुद से सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें हमें नुकसान ही होगा, और अगर हम किसी डॉक्टर की सलाह लेंगे तो ये हमें दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी अपने, जैसे हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अगर डॉक्टर ने किसी को प्रिस्क्राइब किया है कि ये दवा आप ले लीजिए, तो वही दवा अगर मान लीजिए पेशेंट ए को दी गई है तो वही पेशेंट बी के लिए भी कारगर होगी, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर हम किसी भी अपने पड़ोसी, किसी साथी या किसी की और की सलाह मान के ले कि यार ये लगा लो, जनरली यही होता है। मेरे पास पेशेंट्स 80% केसेस जो कि ऐसी कंडीशन में आते हैं कि उनको चेहरे पे दाग हो गए हैं, दाग हो गए हैं, तो उसमें वो कुछ ना कुछ किसी के कंसल्टेशन से लेते हैं, मतलब नॉट एन एक्सपर्ट, मतलब वो किसी मेडिकल कंसल्टेशन से नहीं लेते हैं, किसी दोस्त से, किसी ब्यूटी पार्लर से, या तो फिर किसी शॉप से, मतलब मेडिकल शॉप से वो पूछ लेते हैं कि ये आप बता दो कि क्या दवा लगा है। तो उनसे उनको फायदा होने की जगह नुकसान ही ज्यादा रहता है। तो देखिए, हम महत्वपूर्ण जानकारी आपके लेकर के आ रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लाइफ कैंपस पर, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम लगातार आपको सही और उचित जानकारियां इस मंच के थ्रू उपलब्ध करवाते रहेंगे। जैसा कि डॉक्टर अजीत, जो कि रायपुर के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हर किसी की जो स्किन होती है वो एक जैसी नहीं होती। भाई और बहन की भी स्किन एक जैसी नहीं मिलती है, दोनों में अलग अलग है। इसी तरह जो टीवी पे आप मॉडल, हीरो या हीरोइन को देख करके क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं कि उसको लगाने से वो हैंडसम हो गया, तो वह भी सही नहीं है, क्योंकि उसकी जो स्किन है
वो आपसे बिल्कुल भिन्न है। और हो सकता है कि जिस जगह पे वो रह रहा हो वहां का जो क्लाइमेट है और आपका जो क्लाइमेट है वो भी डिफर करता है। और इससे भी शायद क्रीम लगाने का या जो आप दे रहे हैं ब्यूटी के प्रोडक्ट वो शायद अंतर करते होंगे, शायद वो भी अंतर आता होगा। तो गुजारिश है आप लोग से कि आप उस पर ना जाएं। अगर आपको किसी क्रीम के बारे में जानकारी रखनी है कि जब आप 700 और 500 रुपए की क्रीम लगाना चाहते हो तो कम से कम एक बार अपने स्किन के लिए डॉक्टर साहब से सलाह जरूर ले लिया करें, जो स्किन के पढ़ाई करके आए हुए हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो कि आपके स्किन के प्रकृति के बारे में जानकर कौन सी क्रीम आपकी उपयुक्त होगी वो आपको जरूर देंगे। बात एक और आती है सब, एक चीज हम इधर भी चले जो तन की सुंदरता की बात आ रही तो यहाँ मन जरूर आता है, जैसे इन्होंने कह भी दिया कि मन को है, पर एक बड़ी जो हमारे भारतवर्ष में देखने को मिलती है डॉक्टर साहब वो यह है कि फेयरनेस की ओर लोग भागते हैं और वहीं से चर्म की बहुत सारी बीमारियां शुरू हो रही है, ना केवल लगाने की बल्कि लोग सुंदर दिखने के लिए कुछ खाने भी लगे हैं। तो ये मन उसकी ओर क्यों भागता है कि हम अधिक से अधिक सुंदर दिखने लगे और उसके लिए हम कुछ भी उपयोग करें? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। अभी हम 21st सेंचुरी में थे और पिछले 20 सालों से या 25 सालों से सोशल मीडिया का टाइम है। सोशल मीडिया मतलब आपको फेसबुक और इन सब चीजों पर विजुअल की फॉर्म में आना, वीडियो की फॉर्म में आना, राइट। तो दिखने की चाहत, सुंदर दिखने की चाहत और बढ़ गई। तो पहली चाहत शुरू हुई कि आपको पिक्स डालनी है, आपको वीडियो अपलोड करना है, सेल्फी बनानी है, शॉर्ट क्लिप्स बनानी है और सारा चीज इवेंट से ज्यादा उसका जो सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सुंदर दिखने की चाहत पैदा हुई। सुंदर दिखने की चाहत पैदा हुई तो भगवान ने सबको तो वैसा एक जैसा रूप नहीं दिया है, लेकिन जो सेलिब्रिटीज और मीडिया यानी मूवीज जो दिखाती है उस वे में अपने आप को दिखाने की चाहत ने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बाजार को बढ़ावा दिया। मैं यहीं से हुआ, बाजार तो कॉस्मेटिक की बाजार बढ़ गई। अब यहीं से जब क्रीम और पाउडर बहुत लगते हैं डॉक्टर साहब तो सामान्य बीमारियां तो आदमी समझ में आता है, काले धब्बे पड़ गए, मुहासे आ गए, कॉमन सी प्रॉब्लम। और पुराना समय था जब दांत खाज खुजली का समय आता था, वो पेशेंट आपके पास कम हो गए हैं, ये भी अपन मानते हैं। अभी एक बीमारी बहुत आती है, वो आ रही है सोरियासिस। शायद हमारे ग्रामीण भाई उसे छाल रोग के नाम से भी कहते हैं। सोरियासिस इतनी तेजी से बढ़ने का, इतने तेजी से लोगों में फैलने के बीच का क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले मैं आपकी तरफ से लूंगा, फिर सर की तरफ से चलूंगा, अनिल जी के पास। सोरियासिस बहुत ही कॉमन नहीं है, लेकिन जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट देख रहे हैं तो वन ऑफ द मेजर डिजीज, मतलब कि अगर हम 100 पेशेंट देख रहे हैं तो 5 से 10% जो पेशेंट रहते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आ रहे हैं। जो टोटल प्रेवलेंस देखा जाए कि हमारे आबादी में कितने लोगों को है, तो इसका प्रेवलेंस जो अभी एक डेटा था अक्टूबर 2022 में पब्लिश हुआ था, उस डेटा के अनुसार करीब करीब 0.8 to 1% प्रेवलेंस है। मतलब 100 लोगों की पॉपुलेशन में 1 लोगों को हो सकता है, या अगर अपन कहें कि 1 लाख की अगर पॉपुलेशन है तो उसमें अपना 1000 लोगों को हो सकता है। तो 1% का प्रेवलेंस है इसमें। तो मोटा मोटी देखा जाए तो अगर इतने जो हमारी जनसंख्या उस हिसाब से काफी मरीज हैं सोरियासिस के। सोरियासिस के पेशेंट्स जो रहते हैं उनमें जो मेन दिक्कत आती है वो है ट्रीटमेंट कंप्लायंस की। ट्रीटमेंट कंप्लायंस मतलब ये होता है, सब कोई चाहता है जैसे सर्दी खांसी बुखार हुआ कि हमें सर्दी खांसी बुखार हुआ, हमने 1 हफ्ते की दवा ले और हम सही हो जाएं। क्योंकि सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून मतलब कि हमारी वो अंदर से है बीमारी, ऊपर से कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का असर पड़ता है और स्ट्रेस का भी इसमें बहुत ही रोल है। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज जितनी भी रहती है ये थोड़ी सी लंबी बीमारी रहती है। तो हमें इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे पेशेंट कई बार हमें आता है, मतलब उनकी आम भाषा में कहें, वो कहता है सर इसको ना जड़ से खत्म कर दीजिए। तो मैं अपने श्रोतागणों को यही बताना चाहूंगा कि सोरियासिस का ऐसा कोई जड़ नहीं है, वो आपके अंदर, शरीर के अंदर से ही है बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज है। तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर जैसे कि अगर स्ट्रेस, इन्वायरमेंट, इन सब चीजों को अगर हम नलिफाई करें और सिम्टोमेटिक अप्रोच रखें, मतलब डॉक्टर की दवा लें, तो इसको हम केवल लगाने और खाने की दवा से इसको काफी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन रिलैप्स के चांसेस तब भी रहते हैं, इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हमें ये दवा कब तक कंटिन्यू करनी है। अगर आपको कभी भी सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, जैसे मान लीजिए बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से देखें
तो 1% से 90% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट सोरियासिस का हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सिवियरिटी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग वेरी करती है। मतलब ऐसा हो सकता है किसी को इतना थोड़ा बहुत हो कि उसको कोई भी डेली रूटीन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और किसी को इतनी दिक्कत होती है उसको एडमिट करके भी इलाज करना पड़ता है। तो हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आपको जैसे जो भी दिक्कत है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और इस चक्कर में नहीं रहे कि नहीं अब ये हमारा सही हो गया तो दोबारा नहीं हो। बीमारी फिर से आ सकती है। आपको बहुत सारे फैक्टर जैसे स्ट्रेस फैक्टर, अगर आप स्मोकिंग या टोबैको किसी फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको छोड़ें। बीपी की कुछ दवाओं से भी बढ़ती है, तो ये सब आपको डॉक्टर से मिले, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर ना बदलें, आप वो डॉक्टर पे स्टिक रहे, क्योंकि क्या है कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो फिक्स्ड है, वो आपको लेना है, उससे वो सही होगा। केवल आप इधर उधर भागते रहेंगे तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। राइट। आपको प्रॉपर डॉक्टर के ट्रीटमेंट से एडहर करना पड़ेगा और उसका लंबा इलाज रहेगा। आप डॉक्टर से जाएं, अपनी समस्या जो भी है कहें, और वो उसका निदान करेंगे। एक जैसे सोरियासिस आपने कहा कि मुख्यतः स्ट्रेस है, कोई नशा कर रहे हैं तो है, और इम्यूनिटी अगर कमजोर हो रही है, अपने अंदर की जो सुरक्षा प्रणाली है वो कहीं पे कमजोर पड़ी, तो एक प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो एक और चीज हो, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि जो बीमारी फैल गई, जो जितनी भी स्किन डिसीजेस हैं, जल्दी कहते हैं कि वो दूसरे को छूने से हो जाती है। तो क्या, एक प्रश्न, क्या ये भी छुआछूत की बीमारी है? दूसरा एक और प्रश्न उसी में दे देता हूँ, फिर तो कंटिन्यू होगा आपका आंसर। दूसरा ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक बार डिसीज हो गई, जैसे कारण नहीं पता है, तो ये कहते हैं कि अनुवांशिक भी हो सकती है, जेनेटिक भी है। तो क्या इस ऑटोइम्यून डिसीज को भी हम जेनेटिक मान सकते हैं? देखिए, आपके दो प्रश्न है। पहले मैं प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। सोरियासिस बिल्कुल भी छुआछूत से नहीं फैलता। 0.1% भी इसका छुआछूत से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि स्किन क्या ऊपर से दिखती है बीमारी, तो कई कई बीमारियां होती है जो छुआछूत से फैलती हैं, तो पेशेंट्स को लगता है कि ये कहीं छूने से तो नहीं फैलती, तो सोरियासिस छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलती है। दूसरा, जो हेरिडेटरी डिजीज हम कह रहे हैं कि अनुवांशिक बीमारियां तो नहीं है। कुछ बीमारियां अनुवांशिक होती है, मतलब कि ऑटो इम्यून जो होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, या सेक्स लिंक जो रहते हैं क्रोमोसोम से। तो कुछ बीमारियों का ऐसा रहता है कि वो 25%, 50% जो भी इनहेरिटेंस रहता है, जैसे कि अगर एक ही क्रोमोसोम या एक ही एलील के थ्रू जा रहे हैं, तब इनमें जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिकलिंग डिजीज हो गई, हिमोफीलिया हो गया, तो ये डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं। वो डिपेंड करता है कि मदर और फादर में क्या एलील है। लेकिन सोरियासिस मल्टीपल एलील से रेगुलेट होती है, मतलब कि कोई एक एलील नहीं है। इसलिए ऐसा कि जिसको सोरियासिस है उसके फैमिली में किसी को होना जरूरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर मदर फादर दोनों को सोरियासिस है, या अगर किसी भी एक पेरेंट्स को सोरियासिस है, तो प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा रहती है इन कंपेयर टू नॉर्मल पेशेंट्स। ओके। डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर जी से बात हो रही थी जब अजीत जी, तो अजीत जी लगातार बात कर रहे हैं कि एक तो ये ऑटो इम्यून डिसीज है, अपनी सुरक्षा प्रणाली खराब हुई तो डिसीज आ जाता है। दूसरी जो कहा कि वो जो पेशेंट जो आपके ब्लड प्रेशर वगैरह के हैं उनको भी हो रही, लेकिन यंग एज की बात करें तो आपका कहना ये है कि ये स्ट्रेस से भी है, हम एंजाइटी मान सकते हैं ऐसे पेशेंट। दूसरा, जो नशा कर रहे हैं वह एक वर्ग जो है इससे प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल और मन से रिलेटेड यह बीमारी हो सकती है, माइंड इससे बहुत बड़ा रोल करता है। तो होलिस्टिक अप्रोच, और आप बात करते हैं माइंड ब्रेन की, तो आपकी तरफ चलो, सोरियासिस की ओर मन का रोल क्या है, क्या होलिस्टिक अप्रोच होगी, और कैसे अगर किसी को सोरियासिस हुई है तो क्या उसे जिस तरह की दवाई दे रहे हैं जल्दी रिलीफ के लिए कम किया जा सकता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं लाइव कैंपस पे। देखिए, डॉक्टर अजीत ने पहले कहा ना, ये डिजीज ऑटो इम्यून है, तो डायग्नोसिस करके एक्यूट ट्रीटमेंट और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन खुद कह रहे हैं डॉक्टर अजीत कि ये बार बार रिलैप्सिस भी होता है और लंबा ड्यूरेशन तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, इसलिए डॉक्टर ना बदलना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बदलना क्या है? खुद को, क्योंकि ये डिजीज जो है ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का पहले मतलब समझिए। हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का काम है अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना बाहरी चीजों से। ऑटो इम्यून में क्या करता है, वो अपने ही ऑर्गन के प्रति एंटीबॉडीज बना लेता है। अब आप कहेंगे स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है पूरी बॉडी का, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कितना मीटर में है, तो इतना बड़ा ऑर्गन जो है इसके प्रति एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज क्यों बन रही हैं? जब व्यक्ति लगातार लंबे समय तक मेंटल इमोशनल स्ट्रेस में होता है, वो भी किस प्रकार की, साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी जो मेडिकल साइंस का ही सब्जेक्ट है वो बताता है
कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो गया है, कैसे कंफ्यूज हो गया है कि वो अपने और पराये ऑर्गन के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है, लेकिन ये इम्यून सिस्टम क्यों कंफ्यूज हुआ, इसको एंटीबॉडीज क्यों बनानी पड़ी स्किन के प्रति। अगर माइंड में आपको किसी अपने ही लोगों के प्रति कुछ ईर्ष्या चल रही है, कुछ द्वेष चल रहा है, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, ये मेरा अपना है कि ये पराया है। कई बार भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, दोस्तों में लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है, रिलेशनशिप आज की डेट में अच्छे नहीं रहे हैं। तो एक माइंड बोलता है कि नहीं ये मेरा अपना बेटा है, ये मेरा अपना भाई है, लेकिन रात को जब सोते हैं टेप रिकॉर्डर चलता है, जब अपना माइंड का मेंटल मूवी चलता है, तो जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें लगता है कि नहीं ये मेरा अपना नहीं है, ये तो मेरे खिलाफ साजिश रच है। ऐसे बहुत सारे केसेस, या आपका माइंड लगातार कंफ्यूजन में है, जैसे आप ड्युअलिटी में जी रहे हैं, मुझे ये जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे इस रास्ते जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कभी हाँ बोलते हैं कभी ना बोल रहे हैं मन अंदर से, यानी ड्युअलिटी, कंफ्यूजन। जब इस प्रकार की स्टेज लंबे समय तक रहती है 6 to 8 मंथ तक, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी वो वाइब्रेशन कैच करता है और इम्यून सिस्टम की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो जाती है और ऑटो इम्यून डिजीज होने की संभावना होती है जी। उसमें भी सोरियोसिस, क्योंकि स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, अगर आपकी इमोशन लंबे समय तक डैमेज है तो स्किन डिजीजेस में सोरियोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब ऐसे में डायग्नोसिस करवाना है, एक्यूट ट्रीटमेंट देना है, साइड बाय साइड अंदर से बदलाव लाना है। ढूंढिए कौन सी इमोशन आपकी है, कब से हुआ आपको सोरियोसिस, जब हुआ डायग्नोसिस उससे 6 महीना पहले कौन सा मेंटल इमोशनल स्ट्रेस चल रहा था, क्या वो अभी भी है, उसे दूर कीजिए। फिर आता है बात लाइफस्टाइल और डाइट का, क्योंकि स्किन लगातार 24/7 इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में है, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस प्रकार की डाइट खा रहे हैं, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल है। तो होलिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि पहले आपको एक्यूट डायग्नोसिस बनवाना है, ट्रीटमेंट लेनी है, फिर उसको रिवर्स करने के लिए वो रूट कॉज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। रूट कॉज मेडिकल साइंस नहीं समझ पा रही है, लेकिन जो होलिस्टिक साइंसेज है वो बताती है मेंटल इमोशनल स्ट्रेस, डाइट, लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट में बदलाव, ये 5 प्रकार की चीजें, और बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन। ये 5 स्टेप को जब हम एड ऑन करते हैं और मेडिकल डॉक्टर्स के साथ हैंड टू हैंड हाथ मिलाकर सोरियोसिस के पेशेंट्स को देखते हैं, तो कुछ समय के बाद सोरियोसिस कंप्लीट रिवर्सल की तरफ चला जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इंटीग्रेटिव होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच। राइट। एक बात भी सर ने जो बताई कि 2 में अगर अपने को बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा, मैं एक और इससे की शुरुआती करें, मेडिसिन पार्ट में मैं नहीं जाऊंगा कि सिम्टोमेटिक आप क्या मेडिसिन दे रहे हो, क्योंकि वो यहाँ का चेंबर नहीं है, वो आपके चेंबर पे बात हो, पेशेंट आपसे डायरेक्ट बात करे ज्यादा बेहतर होगा। मेडिसिन के अलावा एक डर्मेटोलॉजिस्ट सोरियासिस के मरीज को लाइफ स्टाइल के लिए क्या क्या रिकमेंड करते हैं, तो जो वो घर पे करे। सोरियासिस के मरीजों को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि उनको ये ध्यान देना होगा कि जो उनके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं वो ये नोटिस करेंगे कि ठंड में ज्यादा बढ़ते हैं। जैसे ही सितंबर अक्टूबर का महीना होगा, वैसे तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, लेकिन अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च, फरवरी, मार्च तक उनके जो सिम्टम्स रहेंगे वो बढ़ेंगे। तो जब भी सिम्टम्स बढ़े वो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें, और ये नहीं सोचे कि और थोड़ा बढ़ जाए फिर उसके बाद जाए। तो आप पहले संपर्क करेंगे डॉक्टर से तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज जो मैं इस पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस डालना चाहूंगा कि आप अपने बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें। क्या होता है कि उनकी जो स्किन है उसके जो बैरियर फॉर्मेशन है उसमें भी चेंजेज आते हैं। दूसरा जो है, मैं जो सबसे ज्यादा सबको मैं ये कहता हूँ, आजकल हमारा सन एक्सपोजर यानी कि सूरज की किरणों का अभाव है। आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्किन डिजीजेज जो हमें इतनी ज्यादा हो रही है उसका डायरेक्ट रिलेशन है कि हमें सूर्य की किरणों का एक्सपोजर हम अपनी बॉडी पे नहीं ले रहे। पहले जो हमारी लाइफस्टाइल होती थी, अब हम कुछ नहीं तो भाई कहीं आना जाना ही होता था तो हमें सूरज की किरणें मिल जाती थी। अब हम कार में जा रहे हैं, जैसे मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ, मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, बेसमेंट में जाता हूँ, कार में बैठता हूँ, वापस अपने क्लिनिक आ जाता हूँ और क्लिनिक में पेशेंट देखता हूँ। वापस गया तो मैं कार में गया, घर गया तो मेरा सूरज की किरणों से एक्सपोजर ही नहीं है जब तक कि मैं अलग से जाके नहीं बैठूं। तो ये सूरज की किरणें विटामिन डी सिंथेसिस करती है अपने स्किन में। जो स्किन है, स्किन इज द मेन सोर्स जहां से हमें विटामिन डी मिलता है, जो सूरज की किरणें इस पे पड़ती हैं। क्या सोरियासिस के जो सिम्टम्स है और ट्रीटमेंट जो आपका चल रहा है वो क्या मौसम पे भी आधारित होता है, कुछ बदलते मौसम में दवाइयाँ चेंज होती है या कुछ ऐसा? देखिए, जो मेनली मेडिकेशन है, जैसे कि सिम्टम्स विंटर्स में बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ हो सकती है, अगर मान लीजिए कि अगर एक ड्रग से, एक दवा देने से इम्प्रूवमेंट उतना नहीं अच्छा हो रहा है तो हमें 2 दवाएं ऐड करनी पड़ती है।
मतलब सिम्टम्स अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से हमें 1 से 2 मेडिकेशन ऐड करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए कि समर सीजन है, पेशेंट को उतने सिम्टम्स नहीं है, तो हम डोजेज और नंबर ऑफ ड्रग्स भी कम करते हैं। राइट। तो मित्रों, लाइफ कैंपस के थ्रू आपको संदेश है डॉक्टर अजित कुमार जी की तरफ से, जो कि रायपुर के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट है। पहली चीज तो मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर की सलाह पे लें। जितने समय के अंतराल में बुलाते हैं आप उतने अंतराल के समय में पहुंच जाएं। और सबसे खास बात कि बिना डॉक्टर के से पूछे ना तो कोई एक्स्ट्रा दवाइयां क्रीम ले, और ना ही बिना पूछे यानी बिना सलाह के बंद करें, क्योंकि ये दोनों आपके सिम्टम्स को और बढ़ा सकती, कई बार क्रॉनिक भी कर सकती है, जो गंभीरता को प्रदर्शित करेगी और उसके लिए आपको शारीरिक रूप से और आर्थिक दोनों तरह से परेशानियां हो सकती है। एक ही बार में लंबा चोट हो सकता है। इसलिए भैया धीरे धीरे चलते रहिए तो अच्छा रहेगा, बराबर सलाह पे लेते रहे। डॉक्टर साहब की दो बातें यहाँ पे रही, जिससे कि मुझे अब होलिस्टिक की ओर जाना पड़ेगा डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के पास में। दो प्रमुख बिंदुओं पे बात करी। मानसिक रूप की तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनिल जी, लेकिन एक बात और कही कि बॉडी को अपने को हाइड्रेट करना चाहिए, सन बात हमें कंटिन्यू लेते रहना चाहिए। तीसरी बात करी डाइट की, और ये जो सारा चीज होती है लाइफ स्टाइल में हम आ गए, तो ये सारी बातें आपके होलिस्टिक की ओर में और वैदिक जो परंपराएं हैं उसमें बहुत अच्छे से वर्णित है। तो थोड़ा सा हम आपसे भी चाहेंगे, सोरियासिस की मरीज डॉक्टर अरजित ने बात की, उसके आगे आप कंटिन्यू करें। स्टार्ट फ्रॉम हम करते हैं बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखा जाए, मॉइस्चराइज कैसे रखा जाए। केवल बॉडी को हाइड्रेशन की बात ही नहीं, हम इसको पहले होलिस्टिक वे में कंप्लीटली समझिए जी। और केवल सोरियोसिस की नहीं, जितनी भी स्किन डिजीजेज हैं उनके पीछे भी, और जितनी भी अदर डिजीजेज हैं 80% डिजीज आइदर लाइफस्टाइल रिलेटेड है या मेंटल इमोशनल स्ट्रेस रिलेटेड है। 20% की ऐसी डिजीज हैं जिनका कॉज ट्रॉमा है या हेरिडिटरी है। तो ये जो 80% डिजीज हैं, इनमें अगर हम मेडिकल साइंस की तरफ के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को एड ऑन करेंगे तो इनको रिवर्स किया जा सकता है। क्या अप्रोच, मैं बहुत ही साइंटिफिक वे में की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें पहले अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी का बॉडी टाइप और माइंड टाइप जानना होता है, जिसे हम कहते हैं प्रकृति, और जिसको नाड़ी देखकर समझा जा सकता है। नाड़ी के द्वारा आप अपना प्रकृति जानेंगे कि आपका बॉडी टाइप क्या है, माइंड टाइप क्या है, और ये प्रकृति के अकॉर्डिंगली आपका लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या, आपकी ऋतुचर्या होनी चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, ये सारा कुछ वर्णित है। जैसे हम सोरियोसिस की अगर बात करें तो ये पिथ पर्सनैलिटी के लोगों में ज्यादा होता है। जो पिथ पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, आप देख लीजिएगा सोरियोसिस के 50 पेशेंट को उठा के, ये वो लोग होंगे जिनका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होगा, जिनको गुस्सा ज्यादा आता होगा, और ये अग्रेसिव ज्यादा होते हैं, और इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये कॉम्पिटिटिव जेलसी और फीलिंग वाले लोग होते हैं, कॉम्पिटिटिव ड्राइव वाले। ये बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, बहुत अच्छे लीडर होते हैं, बहुत अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब ये ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, तब इनको स्किन डिजीज होती है। तो आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजों का कॉन्सेप्ट है, और इसके अकॉर्डिंगली करीब करीब 10 से 12 प्रकार की बॉडी टाइप और माइंड टाइप होता है, जिसे नाड़ी के द्वारा समझा जा सकता है। लेकिन ये नाड़ी वैद्य की विद्या खत्म होते जा रही है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की। अब ये टेक्नोलॉजी में आ गई है, तो हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में टेक्नोलॉजी की मदद से HRV बेस्ड टेक्नोलॉजी से हम आपका बॉडी टाइप और माइंड टाइप निकालते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपका वात, पित्त, कफ, 5 एलिमेंट, 7 धातु, इन सारों का आपका बैलेंस पता चलता है। जहां जहां इम्बैलेंस है उसके अकॉर्डिंगली डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल एंड डिटॉक्सिफिकेशन, वो भी पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड कि आपकी बॉडी और माइंड टाइप के अकॉर्डिंगली। उसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपका दिनचर्या भी है, ऋतु के हिसाब से कैसे जीना है, और आपको विटामिन डी, केवल सनलाइट कैसे लेना है। तो ये सारी बातें हम मेडिकल साइंस बोल रही है थोड़े थोड़े लेवल पर। कोई कह रहा है कि हमें सन में आना चाहिए, कुछ कह रहे हैं विटामिन डी लेना चाहिए, कुछ कहते हैं स्लीप प्रॉपर लेना चाहिए। ये सारा ही एक लाइफ स्टाइल साइंस का हिस्सा है। तो केवल छोटे छोटे नहीं, मैं कहूंगा कि कोई भी डिजीज अगर आप सफर कर रहे हैं, उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आप अपने मेडिकल साइंस के डॉक्टर से जुड़े रहें, उसको कंट्रोल करें, डायग्नोसिस प्रॉपर बनने दें, कंट्रोल करें। साथ ही साथ इस लाइफस्टाइल मेडिसिन में और होलिस्टिक मेडिसिन में जुड़ें, और जुड़कर अपने लाइफस्टाइल और अपने माइंड के लेवल पर मॉडिफिकेशन करके इसको रिवर्स करें। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर अनिल जी। और आज आपने 2 विशेषज्ञों को हमारे साथ में देखा। एक तरफ डर्मेटोलॉजिस्ट थे जो कि एलोपैथ से हैं, मॉडर्न मेडिसिन से हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर अनिल गुप्ता है। ये तो नहीं कहूंगा कि मॉडर्न मेडिसिन से नहीं है, आप मॉडर्न मेडिसिन से ही हैं,
MBBS MS हैं, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ अब आपने रुख किया है वैदिक साइंस की ओर, एनर्जी साइंस की ओर, और जहां पे इंटीग्रेटेड होलिस्टिक का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के छत्तीसगढ़ से के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ के बाहर भी बढ़ने लगे हैं। आपका हाल में ही अमेरिका दौरा हुआ है और शायद फिर आने वाले समय में अमेरिका की ओर आप जाने वाले हैं इस होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए। तो दो बातें यहाँ पे आई दो विशेषज्ञों के मत में। जैसे शुरुआत में हुआ कि सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसका कारण नोन नहीं है, हम ये मानते हैं रिसर्च में है, अभी अभी नोन नहीं है एग्जैक्ट। बहुत सारी थ्योरीज दी गई है लेकिन वो थ्योरीज चेंज होते रहते विद टाइम, तो एकदम परफेक्ट रीजन हमको पता नहीं है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक वो भी हो सकते हैं ऐसा कि ये भी एक कारण, सिगरेट पीने से हो सकता है, किसी को समोसा खाने से हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो रही है, ओवर कुछ क्रीम लगाया उससे होता है ना, बहुत सारे कारण है लेकिन परफेक्ट नहीं पता है। हम ये कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें लाइफ स्टाइल जोड़ दिया गया। आपने कोट किया कि ये स्ट्रेस से हो सकता है या तनाव से है, चिंताएं हैं, इससे भी सोरियासिस हो रही है। तो दोनों साइड से हुआ सर। आपने एक मॉडर्न मेडिसिन के एक पार्ट बताया कि हम कुछ दवाइयां देते हैं, साथ में कुछ ऑइंटमेंट हो सकते हैं, क्रीम हो सकती हैं। पूर्णतः उपचार, जैसे कि मरीज आके पूछता है कि इसका पूर्ण उपचार होगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, तो जड़ से खत्म करने की गारंटी शायद हम में से भी कोई भी नहीं दे पाता है। जड़ से नहीं पता है। करिए तो पहले एक बात और भी कह दूं कि भैया कोई भी डॉक्टर आपको जड़ से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करेगा, बीमारी आपने पैदा की है तो इसका जड़ आपको पता है तो वो बताएगा कि भैया जड़ कहां से उखाड़ना, उखाड़ना तो आपको पड़ेगा, डॉक्टर उखाड़ने तो नहीं जाएगा जड़ को, ये भी पक्का है। तो भैया करना आपको है, तरीका बताया जा रहा है, डॉक्टर ने बता दिया ये दवाइयां खाइए, इससे आपकी जो सिम्टम है, जो गंभीरता है वह सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ डॉक्टर ने बता दिया आपको कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करना पड़ेगा, आपको अपना डाइट प्लान करना पड़ेगा, आपको सन लेना पड़ेगा, सूर्य के पास जाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइजेस है वो करनी पड़ेगी, नशा छोड़ना पड़ेगा। तभी मैं चला लाइफ स्टाइल की ओर। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ने आपको बड़े से समझा दिया, जिसमें बताया कि वात पित्त कफ तीन प्रवृत्ति के आप व्यक्ति हैं, दोनों मिला हुआ हो सकता है। उसके अनुसार से जैसा कि डॉक्टर अजीत जी ने कहा कि हर व्यक्ति की स्किन का टोन अलग अलग हो सकता है, किसी की रूखी है, किसी की आर्द्र है, उसके हिसाब से क्रीम जाती है। उसी तरह से आपकी प्रकृति वात पित्त कफ की है तो उसके हिसाब से आपका नेचर तय होता है, उसके हिसाब से भी आपकी दिनचर्या चलती है। तो इन चीजों को जानिए और इसके आधार पे उपचार करिए। आप सिम्टोमेटिक के लिए पहुंचिए डॉक्टर अजीत कुमार जी के पास में, आपकी क्लिनिक रायपुर में कहाँ है इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, आपका मोबाइल नंबर भेज दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन से सभी जुड़ी हुई बीमारियों के लिए। और अपनी प्रकृति जाननी है कि मैं किस प्रकृति का आदमी हूं, मुझे गुस्सा आता है या मैं बिल्कुल शांत रहता हूं या कुछ और भी परेशानियां हैं, उसको समझना है तो आ जाइए डॉक्टर अनिल गुप्ता के पास में पॉजिटिव हेल्थ जोन पे, जहां पे आप मशीनों के द्वारा वेदा पल्स के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आप वात पित्त प्रवृत्ति के आदमी हैं कि वात कफ के हैं कि पित्त कफ के हैं। तो इनसे आप अपनी प्रकृति पता करके आप अपनी दिनचर्या सुधार सकते हैं। और हर व्यक्ति की दिनचर्या वात पित्त कफ के कारण अलग अलग हो सकती है। किसी को सुबह 6 बजे उठना है और कोई 7 बजे भी उठेगा, लेकिन उसकी जिस तरह की वात पित्त होगी, कफ होगा, उसके हिसाब से होगा। सही हो डॉक्टर साहब में? तो ये बातें रही हैं, आप संपर्क करिएगा। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं लाइव कैंपस पे। अब मैं एक और प्रमुख, जब मेरे पास में डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट का अब कुछ जो बदल गया है नई समाज के अंदर से, अब ये चर्म रोग के साथ साथ में सौंदर्य रोग के भी चिकित्सक कहे जा सकते हैं, क्योंकि अब ये सुंदरता की ओर बढ़ते हैं। चर्म रोग का एक व्यापक रूप आ गया है, सुंदर बनाने वाले चिकित्सक आ गए हैं। डॉक्टर साहब एक बड़ी इसमें चली है आजकल, जो पुराने हीरो हैं, हम में रिंकल्स आने लगा, हमको बुढ़ापा दिखने लगा है, लेकिन वो अभी भी युवा दिखाई देते हैं। और ऐसी भी हीरोइन भी आ गई हैं, 50-50 साल की हो जाती है साहब, पर लगती भी 25-26 साल की है। तो हमको अपने आप में शर्म आने लगती है। तो ये क्या फंडा है? कुछ इंजेक्शन वगैरह ऐसे उपलब्ध हो चुके हैं जिनको लगाया जा रहा है, ऐसा मैंने कुछ जगहों पे ब्यूटी पार्लर में लगाते सुना, कुछ बोटेक्स वगैरह के इंजेक्शन कुछ जैसे आता है, मैंने नाम गलत नहीं लिया होगा तो। देखिए, बोटॉक्स जो है एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि जिससे कि मसल रिलैक्सिंग, बेसिकली जो पहले न्यूरोलॉजिस्ट
मतलब ये जो शोध हुई थी जी मेनली न्यूरोलॉजिस्ट करते थे, जहाँ पे नर्व्स ओवर एक्टिव रहते थे, हाइपर एक्टिव रहती थी, तो को कंपनसेट करने के लिए। बट फिर इसका देखा गया कि ये झुर्रियाँ कम करने, जैसे उन लोगों को दिया गया जिन पेशेंट्स को, तो उनमें झुर्रियाँ भी कम हो गई। तो मेडिकली इसको यूज किया जाता है कि इससे झुर्रियाँ वगैरह कम हो। अब मैं कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि क्या है कि अब सब कुछ सुंदर दिखना चाह रहा है, तो इस होड़ में सब लोग कुछ ना कुछ कराना चाहता है। और बहुत सारे लोग सो कॉल्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो गए हैं, ऐसी कोई डिग्री या ऐसा कोई कोर्स नहीं है इंडिया में। ये बेसिकली डर्मेटोलॉजी के ही अंतर्गत आता है। और क्या है कि जैसे बोटॉक्स लगाने के लिए आपको मेडिकली क्वालिफाइड होना चाहिए। आप इसको कहीं भी, जैसे अगर किसी पार्लर में लगाया जा रहा है, जैसा आप बता रहे हैं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। अगर पार्लर में बोटॉक्स और फिलर आप बताए कि अगर ये लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है कि उनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और मैं आम जनता को भी आपके इस मंच के तहत बताना चाहूंगा कि वो लोग किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद कंसल्ट करें, क्योंकि अगर कोई भी न्यूरोटॉक्सिन दे रहा है तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर कोई भी फिलर दे रहा है तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर कोई पार्लर में कहीं से कुछ, अगर उसने कुछ सीख के या कोर्सेज करके आए 5-10 दिनों में, तो वो डर्मेटोलॉजी नहीं जान सकता है, उसको स्किन के साइंस के बारे में नहीं पता है, उसको बस वो लगाने की पद्धति पता है कि हाँ ऐसे लगाया जाता है। लेकिन उससे होने वाले जो इफेक्ट्स आएंगे या एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, उनको वो हैंडल नहीं कर सकता है, किन पेशेंट्स में लगाना चाहिए, किन पेशेंट्स में नहीं लगाना चाहिए। और कभी कभी वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हो सकती है। तो आपको अगर कभी भी बोटॉक्स या फिलर्स लगवाना है, या अगर आपको अपनी उम्र से, कहते हैं कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, बहुत सारे पेशेंट्स आए देख, वो हमारे पास आए, बोले सर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई ये तो प्रकृति का स्वभाव है, आप 40-50 साल के हो गए तो धीरे धीरे जो आप 30 साल के जैसे दिखते थे वैसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेडिकल साइंसेज में कुछ जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, जो फिलर्स है, उनसे हम अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। हम आपकी एजिंग को नहीं कन्वर्ट कर सकते। ऐसा नहीं कि हमने आज आपको दवा लगा दी तो आप 45 के हैं तो आप 40 साल के हो जाएंगे। हम अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, बट वो भी एक साइंस है। इसलिए आपको क्या बोलते हैं, किसी क्वालिफाइड पर्सन या क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। क्योंकि पता चला आप गए कि हमारी उम्र कम कर दो, और उससे और ज्यादा अगर चेहरे पे दाग धब्बे हो गए या फिर कुछ अगर नर्व इंजरी हो गई, तो नर्व इंजरी इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, मैं इसको बताना चाहूंगा। तो वो अगर वो हो गई तो पता चला कि आप गए थे अच्छे बनने और कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाए। बिल्कुल। और मतलब जैसे किसी मेडिकली क्वालिफाइड पर्सन के पास ही जाइए। कॉस्मेटोलॉजी सब लोग मैं एक और, अब जब ये कॉस्मेटोलॉजी की बात हो रही है तो ब्यूटी पार्लर आप हर जगह पे खुल गए हैं, कितना क्वालिफाइड कितना नहीं होते हैं। अभी एजिंग की बात आपने करी, तो डॉक्टर अजीत, लगभग हर ब्यूटी पार्लर में एंटी एजिंग क्रीम सेल की जाती है, बेची जाती है लोगों को। अब एक एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट और एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपसे बात कर लेता हूँ। मैं आपको टोकना चाहूंगा, कॉस्मेटोलॉजिस्ट कोई ऐसी डिग्री या कोई ऐसा टर्म नहीं है, तो आप मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ही बुलाएं तो वो बेटर। आजकल लोगों ने चालू किया, कॉस्मेटोलॉजिस्ट समझना जरूरी होगा। क्या जहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट भी बैठे हैं तो ये सब बातें कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है कि लोग आजकल सुंदर दिखने की चाहत में अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बराबर। तो स्किन को या बॉडी के साथ, बॉडी के एक्सपर्ट कौन है? डॉक्टर ना। पहले उसने एमबीबीएस किया है, फिर उसने एमडी या एमएस किया है, उसको सही जानकारी है, और किसी मेडिसिन का भी उसने पूरा अध्ययन किया है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार के केमिकल, किसी प्रकार के इंजेक्शन लगाते समय क्वालिफाइड पर्सन से ही कंसल्ट करें, इसका बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। तो कंटिन्यू करते, जैसे अब एंटी एजिंग क्रीम की बात आई, अब आपने काट दी कि आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, मगर लोग उपयोग करते हैं। ब्यूटी पार्लर में कई जगह पे लिखा होता है कि उन्होंने स्पेशल डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स करके आया है कॉस्मेटोलॉजी का। मैं एजिंग क्रीम की बात कर रहा हूं, कितना सही है इस तरह से एक आम जनता का बिना क्वालिफाइड डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के एंटी एजिंग क्रीम को लेना और उपयोग करना? देखिए, जो एंटी एजिंग क्रीम्स होती है, जो हमें ओवर द काउंटर मिल रही है, जैसे पार्लर से या हमने किसी और स्पेशलाइज्ड या क्वालिफाइड लोगों से नहीं लिया है, आप उनमें देखिएगा कि उनके इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखा है। बहुत बार ये, अब कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट को भी एक लॉ या कुछ लाना चाहिए जिससे कि क्या चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो सके। आज के डेट में कोई भी कुछ भी मिला के बाजार में बेच दे रहा है, उस पर कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो
आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जो डिब्बे में मिला हुआ जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है और जो उसके लेबल पे लिखा है, क्या ये दोनों चीजें उसमें मिल रही हैं? कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्रीम्स जो कि एंटी एजिंग और वो काले धब्बे, दाग धब्बे हटाने की जो क्रीम्स आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं रूप से टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स मिलाई जा रही हैं, जो कि उन डब्बों पे मेंशन नहीं होता है। तुरंत तो उनसे बहुत ही जल्दी फायदा हो जाता है। हमारे पास मतलब नियरली जितने भी पेशेंट्स ऐसे क्रीम लगा के आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स से कंप्लेन करते हैं कि सर लगाए तुरंत तो बहुत अच्छा असर आया, 20-25 दिन में जैसे ही छोड़ा वापस से दाग धब्बे आ गए, चेहरे पे दाने आ गए, हमारा चेहरा सब धूप में जाने पे लाल हो जाता है, चेहरे पे पपड़ियां आ गई हैं, तो उनको हम टॉपिकल स्टेरॉइड डिपेंडेंट फेस सिंड्रोम कहते हैं। तो वो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो हमें ऐसे एजिंग क्रीम से तो बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपीयरेंस और आप यंग लुक रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप प्रकृति के पास जाएं। आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। आप अगर फिजिकली फिट रहेंगे, डाइट मॉडिफिकेशन जैसा सर ने कहा, स्ट्रेस से रहेंगे, सनलाइट लेंगे, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा आपको वो करेगी। हाँ, और अगर फिर भी अगर आप आना चाहते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं कि कुछ क्रीम्स, कुछ बोटॉक्स या फिलर्स लगाने से आप अपने अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं? आप उनके पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है, rather than कि आप किसी भी अनक्वालिफाइड पर्सन के पास या पार्लर में जाके ये कह रहे हैं कि आप हमें अपीयरेंस चेंज करा दो। बिल्कुल, तो बब्बर बनने के चक्कर में छब्बन ना बन जाए। तो आप जब भी अपना, आपकी सुंदरता है, स्किन आपकी सुंदरता के लिए है ही है, क्योंकि आपकी पहला व्यवहार आपकी स्किन से देखा जाता है। पुराने जमाने में कहावत होती थी, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखना है तो उसके जूतों को देख लो। व्यक्ति को अगर परखना है तो सबसे पहले उसके अपीयरेंस को देख लिया जाए, उसके सुंदरता, उसके कपड़े को देख लिया जाए, तब हम आगे उससे बात करते हैं। पर्सनालिटी का पहला पार्ट हो गया है। तो आपसे सुंदरता के बारे में बात करूं तो बहुत लंबा समय चलेगा डॉक्टर अरजित, मैं आपको एक बार और आमंत्रित करूंगा, फिर हम केवल सुंदरता के ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन आज जो मेरे पास विषय था, जो मेरे दर्शकों ने मुझे भेजा था, वो सोरियासिस के ऊपर बात करने को कहा था, तो मैंने आज सोरियासिस पे लिया है टॉपिक, और संदेश भी आपने दे दिया। चलते चलते समय हुआ है डॉक्टर अनिल जी, एजिंग एक बड़ा है और कोई भी आदमी बूढ़ा होना नहीं चाहता। और आज के बाजारवाद पे जब इंस्टाग्राम और रील बननी चालू हो चुकी है, हर आदमी अपने उम्र से कम दिखना चाहता है। सर ने बोला प्रकृति के पास जाओ, बोला दो तरीके हैं कम दिखने के। एक, फेसबुक पे आइए, फिल्टर लगाइए, एज कम हो जाएगी, है ना? बहुत आसान है, बिल्कुल, लेकिन केवल सोशल मीडिया के लिए। ओरिजिनल लाइफ में जो लोग आपसे मिलेंगे वो आपको पहचान जाएंगे। और दूसरा तरीका ओरिजिनल भी बहुत आसान तरीका। उसके लिए कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद के अंदर ओजस तेजस प्राणा, ओटीपी। अगर आपका ओटीपी सही है तो एटीपी प्रोडक्शन सही होता है। ओजस मतलब बॉडी का स्टेमिना, तेजस मतलब माइंड का क्रिएटिविटी, माइंड का लेवल, मेंटल क्लैरिटी, और प्राणा मतलब रेट ऑफ बायोलॉजिकल एजिंग। पॉजिटिव हेल्थ जोन में जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसके द्वारा हम लोगों का प्राणा, ब्रीदिंग HRV टेक्नोलॉजी से निकालते हैं, और देखने को मिलता है लोगों का जो एजिंग प्रोसेस है 4 गुना बढ़ा हुआ है, 3 गुना बढ़ा हुआ है, और वो बाहर से फेशियल ट्रीटमेंट करा कर अपने आप को कुछ दिनों के लिए यंग रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपका मोबाइल खराब है और आप उसका बार बार कवर चेंज करके सोच रहे हैं कि इससे काम चल जाएगा, तो देखने वाले को तो दिखेगा कि हाँ कवर अच्छा है, नया एप्पल का मोबाइल खरीदा है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आप उससे वो काम नहीं ले सकते। इसी प्रकार से आप अपने अंदर से काम करें, ब्यूटिफिकेशन फ्रॉम इनसाइड। आयुर्वेद में पंचकर्म प्रोसेस और ये ओटीपी का कॉन्सेप्ट, इसको लाइफस्टाइल के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा और कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा आप अपनी एज से 5 साल, 6 साल, 8 साल छोटे दिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, कोई झूठा दावा नहीं, कि आप अपनी उम्र से आधे दिखने शुरू हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पहले आपको एजिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करना होगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जितने हमारी एज है उससे हम 5-6 साल छोटे नजर आ सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के द्वारा और ओजस तेजस प्राणा के द्वारा। राइट। तो डॉक्टर अनिल जी ने कह दिया, चलते चलते मैं आपके पास चलूं। मॉडर्न मेरे से आप तरक्की बहुत कर ली है, डर्मा में बहुत सारी हो गई है, इतनी सारी बातें हुई है। डॉक्टर अरिजित, सुंदर भी लोगों को दिखना है, चर्म रोग से बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी क्या क्या मॉडर्न मशीनें आ चुकी हैं कि जिसका फायदा आप छत्तीसगढ़ में लोगों को दे सकते हैं? सर अब बहुत सारी लेजर मशीनें आ गई हैं जिससे हम काफी मतलब
काफी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अगर अनवांटेड हेयर्स हैं, जैसे फीमेल्स में बहुत सारी फीमेल्स आते हैं जिनको कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रहता है, या हिरसुटिज्म अपन कहते हैं कि अगर औरतों को फीमेल मेल पैटर्न में अगर हेयर आने लगे, मतलब उनके दाढ़ी वगैरह के बाल आने लगे, तो ठीक है, उसका ट्रीटमेंट अपन मेडिकली करते हैं जिससे कि वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सही हो जाए। लेकिन अपीयरेंस को सही करने के लिए हम लेजर हेयर रिडक्शन करते हैं, जो डायोड लेजर यूज करते हैं। तो ये एक विज्ञान की तरक्की है जिससे कि हम काफी अच्छे तरीके से वो हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। कुछ सेशंस लगते हैं, समय लगता है, लेकिन काफी अच्छे उनसे रिजल्ट आते हैं। फिर उसके बाद अभी बहुत सारे विज्ञान जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन में आई हैं, उनमें बहुत सारे में क्यूसी स्टडी आ गए जिनसे कि हम बहुत सारे टैटू या पिगमेंट रिमूवल कर सकते हैं। फिर माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी भी आ गई जिससे कि हम जो टोन कहते हैं कि फेस की टोन वगैरह, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो विज्ञान ने भी बहुत तरक्की की है जिससे कि आप कुछ ना कुछ अपने आप को यंगर अपीयरेंस लुक दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से यंग अपने एज को करना है तो एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत ही जरूरी है। राइट। तो जैसे अभी आप सारी चीजों में आप अपने यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा पा रहे हैं जिसका लाभ हमारे दर्शकों को मिल पाएगा एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट भी और एज ए सुंदर, मैं कॉस्मेटोलॉजी नहीं बोलूंगा, सुंदर बताने के लिए भी। हमारे यहाँ जैसे पिगमेंट, जैसे किसी को दाग धब्बे एक्ने, इनके लिए मैं केमिकल पीलिंग ट्रीटमेंट यूज करता हूँ। और इसमें बहुत तरह की पील्स रहती हैं जो कि एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको बता पाएगा। जैसे बहुत सारे पील्स आजकल पार्लर्स में भी पील हो रहे हैं, बहुत सारे सब कोई पील कर रहा है, बट कई बार उन लोग को यही नहीं पता होता है कि किस कंडीशन में क्या पील यूज करनी है। दूसरा, जो एक्ने स्कार्स होते हैं उनके लिए माइक्रो नीडलिंग थेरेपी होती है, वो हम करते हैं जिससे कि मुहासे सही होने के बाद जो दाग धब्बे बचे रहते हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि डायोड लेजर भी हमारे पास है जिससे कि हम अनवांटेड हेयर्स जो चेहरे पे औरतों के आ जाते हैं, या कई बार कई लोग हाथ पैर के भी बाल अगर बहुत ज्यादा है उनको कम करना चाहते हैं तो वो भी रिमूवल हो जाता है। जी, तो सुविधाएं बहुत सारी उपलब्ध हैं। परेशानियां जो आपकी हैं, दोनों प्रकार की परेशानियां, तन से संबंधित हमने डॉक्टर अजित से बात किया, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, बहुत सारी एडवांस मशीनें हैं। और मन से संबंधित कोई भी परेशानियां हैं और उसको भी रिपोर्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो आइए पॉजिटिव हेल्थ जोन में मिलिए डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ में। वो हम मन के जो बीमारियां हैं उनको पढ़ेंगे नहीं, रिपोर्ट के साथ आपको दिखा देंगे। मन से पढ़ने का दावा नहीं कर रहे हैं कि बाहर से पढ़ लेंगे, बाबा नहीं है, डॉक्टर है, तो रिपोर्ट में दिखा देंगे। आपका तेजस ओजस जिसको उन्होंने OTP कहा वो आप जान सकते हैं, वातपित्त का आप पता कर सकते हैं। आप अपने अंदर में बढ़ने वाली लाइफ फोर्स एनर्जी को भी पता कर सकते हैं कि वह कहाँ कम और कहाँ ज्यादा है। आने वाले समय में किन अंगों में आपको परेशानियां हो सकती हैं या बीमारी के रूप में वे अंग चिन्हित हो सकते हैं, वह भी बताया जा सकता है। लाइफस्टाइल हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के लिए खाने की पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। मुझे कुछ खाना अच्छा हो सकता है तो साथी में डॉक्टर अजीत जी को, डॉक्टर अनिल जी को शायद वो रिकमेंडेड ना हो क्योंकि इनकी प्रकृति अलग है। ये जो खाते हो सकते मुझे कहीं पे मनाही होगी जैसे मुझे नहीं खाना चाहिए। ये शायद हम अपने वेदा पल्स के माध्यम से प्रकृति को जान करके देख सकते हैं। तो इन कंप्लीट पैकेज से ही आपका लाइफ स्टाइल सुधर सकता है। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स मेरे फेसबुक पर पेज पे भेजिए, यूट्यूब पे भेजिए और हो सके तो कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। अगली बार के लिए क्या विषय के साथ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जरूर लिख करके भेजिएगा। मैं आपके विषयों के अनुसार विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनको उपस्थित करूंगा। तब तक के लिए मैं नरेंद्र पांडे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ और डॉक्टर अजित के साथ में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।